प्रणाम सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। रेखा जी, अपने विषय में बताइए। सर, मेरा नाम रेखा कुमारी है। मैं BHU से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है और उसके बाद मैंने तैयारी के बाद यहाँ पहुँची हूँ। किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है? सर, हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य स्वतंत्रता आंदोलन के समय में किस प्रकार से भूमिका निभाया था? क्वेश्चन समझ में आ रहा है या फिर से बताएं? सर, रिपीट कर दीजिए। रिपीट करें। जी। स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था उस समय हिंदी साहित्य किस प्रकार की भागीदारी अदा किया था? जी, उस समय हिंदी साहित्य लोगों में एक दूसरे को जोड़ने में काम आया था। जैसे दक्षिण भारत की भाषा और उत्तर भारत दोनों देश को, दोनों राज्य को जोड़ने का काम किया था। कैसे जोड़ा? वो उधर तो हिंदी नहीं लोग बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, ये नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोलते हैं, तो फिर जोड़ा कैसे हिंदी भाषा? जैसे सर, एक भाषा था कि मतलब उसके माध्यम से सब लोग, वो सबकी भाषा बनाई गई थी। जिस सबकी मातृभाषा अलग अलग। आपका कहना था कि राष्ट्रभाषा बनाया गया? जी, अभी बना नहीं था, मतलब उसके लिए प्रयास किया जा रहा था। अच्छा जी। आदिकाल के कवि का नाम बताएंगे? जी बताइए। विद्यापति है, सरहपा है, कन्नपा है। विद्यापति कहाँ के रहने वाले थे? सर में भी बिहार के। अच्छा। हाँ सर, बिहार के। प्रगतिवाद के दो कवि का नाम बताइए। सर, रामधारी सिंह दिनकर और निराला जी। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर था? सर, प्रगतिवाद की जो कविता थी वो स्वदेश से होती थी, मतलब उसका उद्देश्य पहले से निर्धारित होता था, और प्रयोगवाद का जो था वो पहले से निर्धारित नहीं था, कविता के अंदर ही उसका उद्देश्य होता था। तो प्रयोगवाद का एक कविता का बताइए, कौन सा कविता है? सर, पूरा तो नहीं याद है, पर थोड़ा सा है, आगे जी का है। कौन सा? हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं। अच्छा। आपने अंधेर नगरी चौपट राजा के बारे में जी पढ़ा है? जी। क्या था इस कथा का सार और क्यों लिखा गया था? सर, ब्रिटिश राज्य के लिए लिखा गया था, उसके आधारित एक छोटी सी व्यंग परक हास्य व्यंग में लिखी गई थी, और इसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति आलोचनात्मक करते हुए लिखा था कि किस तरीके से हमारे देश में जो तानाशाही है, सत्ता है, वो लोगों का शोषण कर रही है। यहाँ का जो धन संपत्ति है वो भारत से विदेश ले जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गोदान क्या है? तो प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास है। अच्छा। गोदान का क्या सार था? गोदान का सर ये है कि उसमें एक किसान जो होरी होता है उसको एक इच्छा होती है बहुत कि वो एक गाय रखे, पर उसकी इच्छा अंत तक पूरी नहीं हो पाती है सर। अच्छा जी। फणीश्वर नाथ रेणु महिला थे या पुरुष थे? सर, पुरुष थे। पुरुष। क्या उन्होंने लिखा था? मैला आंचल। क्या था मैला आंचल का? मैला आंचल एक पूर्णिया गांव का मेरीगंज था। हाँ। पूर्णिया जिला का मेरीगंज गांव था। उसके उस अंचल के बारे में पूरी विशेषता को बताएंगे, क्या कमियां थी, क्या विशेषताएं थी, ये सब। अच्छा। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे बेटा। मैं कमायनी का नाम सुना है आपने? जी। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। कमायनी का एक दो पॉइंट सार में उसकी पॉजिटिव पॉइंट को आप मुझे बताइएगा, एक दो पॉइंट, ज़्यादा नहीं। कमायनी का क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट था? उसका उद्देश्य था कि मतलब आनंदवाद और समरसता की स्थापना करना। थैंक यू सर। हॉबी आपका बैडमिंटन है? जी सर। बैडमिंटन में कॉर्क का वजन कितना होता है? 4.75 से लेकर के 5.50 ग्राम। जी सॉरी, ग्राम। अच्छा। बैडमिंटन के दो प्लेयर का नाम बताइए जो भारत में भी हैं, खेल रहे हैं। अच्छा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। थॉमस कप अभी किसने जीता है? यही दोनों लोग ने जीता था। उबर कप किसका होता है? महिलाओं का होता है। महिलाओं का होता जी। है। हिंदी साहित्य विषय है आपका? जी। दोनों जगह है, इसलिए पढ़ा होगा अच्छे से। संस्थान भी आपका बहुत बेहतरीन है जी। है ना?
सर अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय के रैंकिंग में टॉप 10 में आता है टॉप 10 में आता है BHU। BHU। जी। तो अब बताइए, आप एक महिला हैं, महिलाओं के सम्मान को लेकर मध्यकाल यानी खासकर भक्ति काल में सम्मान, प्रेम नहीं पूछ रहा हूँ, जी सर। केवल सम्मान को लेकर सबसे अधिक लिखने वाले कवि कौन है? सूरदास जी हैं सर। सूरदास है। जी। सूरदास की कौन सी रचना है जो आपको काफ़ी प्रभावित किया, या लगता है वहाँ महिलाओं को काफ़ी सम्मानित किया गया है? सर भ्रमर गीत सार है। भगवत गिरसार का एक पंक्ति सुनाइए हम, जिसमें उद्धव जी को गोपियाँ डपट रही हैं जी जी। या उनको जवाब दे रही हैं, उस पर विष्ट बताइए। सर एक पंक्ति है कि मधुकर कौन देश को वासी, हंसकर समझाए सौ दे भूजती साँच न हासी, को है जनक जननी को कहियत, को है नारी को दासी। तो उनके बारे में सर यहाँ पे पूछती हैं, उनका परिचय। आप मुझे बताइए, भारतेंदु युग, जी। भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल के कुछ कवियों का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, राधा चरण गोस्वामी। प्रताप किसकी मैगजीन थी? प्रताप नारायण मिश्र की शायद, जहाँ तक सही हूँ मैं। ब्राह्मण किसकी मैगजीन थी? सॉरी सर, ये उनकी थी, प्रताप नारायण मिश्र की। अच्छा, सरस्वती मैगजीन के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा, ये बताइए, राम की शक्ति पूजा पढ़ा है आपने? जी। और कुकुर मुत्ता पढ़ा है? जी। तो राम की शक्ति पूजा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर लिखा गया। जी। देश जानकी की मुक्ति, देश मुक्ति से जोड़ा गया। जी जी। राम को हरिवाओं का संघर्ष दिखाया गया, स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष दिखाया गया। उधर कुकुर मुत्ता बिल्कुल विपरीत। मुझे ऐसा लगता है कि निराला ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी, उसका विपरीत उन्होंने कुकुर मुत्ता में लिखा, जहाँ कहीं राष्ट्र चेतना दिखाई नहीं देता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कुकुर मुत्ता भी आपने पढ़ा है? जी। राम की शक्ति पूजा भी पढ़ा है? जी जी। राम में एक संघर्षशील युवा, क्रांतिकारी युवा का चित्र है। जी। और कुकुर मुत्ता में कहीं राष्ट्र नहीं है। कहीं राष्ट्र नहीं, एक छोटा सा। आपको ऐसा लगता है कहीं राष्ट्र नहीं है, या राष्ट्र है वहाँ? सर राष्ट्र मैं आपसे राय ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये मेरा विचार है। सर राष्ट्र तो नहीं है, पर थोड़ा सा शोषक और शोषित वर्ग के प्रति उसमें कुकुर मुत्ता में है। राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र में शोषण मुक्ति नहीं आता। राष्ट्र है क्या? देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उसकी कहानी एक प्रतीकात्मक रूप में राम के रूप में दर्शाया गया। तो क्या शोषण से मुक्ति आज़ादी नहीं है क्या? शोषण जी सर है से मुक्ति, एक शोषक से शोषितों को मुक्त कराना, ये भी तो राष्ट्र से जुड़ता है। जी जी। पर तो आप इसको राष्ट्र इसमें कैसे नहीं बताया राष्ट्र शामिल है? सर स्पष्ट रूप से मुझे नहीं देखा कि कुकुर मुत्ता में ऐसा है, क्योंकि गुलाब के लिए प्रतीक के रूप में कहते हैं कि अबे सुनबे गुलाब, तो वहाँ थोड़ा तो ये तो गुलाब एक प्रतीक है ना। जी जी। गुलाब की बात, गुलाब मतलब किसको? जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग की प्रतीक के रूप में दिखाया गया। तो पूंजीपति वर्ग शोषक है, जी। वो शोषण कर रहा है, तो उससे मुक्ति की बात हो रही है। बेरोजगारी से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, शोषण से मुक्ति, ये भी तो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ बाउंड्री पे खड़े होकर देश की सुरक्षा करना नहीं होता। हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी राष्ट्रवाद है। आप इंटरव्यू देकर के देश की सेवा के लिए जाएंगी, राज्य की सेवा के लिए जाएंगी, वो भी राष्ट्रवाद है। जी। तो आपको बिल्कुल यहाँ बोलना है कि सर वो भी राष्ट्र से बात, राष्ट्र से ही जुड़ता है। आज़ादी से पहले की रचना थी राम की शक्ति पूजा, तो वहाँ पर मुख्य मुद्दा था देश की आज़ादी। आज़ादी के बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा हुआ शोषित को शोषक वर्ग से मुक्ति दिलाना, उस पर लिखा गया कुकुर मुत्ता। ये प्रगतिवादी रचना है। जी सर, थैंक है यू। ना? थैंक यू। बोलना है आपको, कोई दिक्कत नहीं वहाँ। अच्छा, अब बताइए मुझे, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, जी। प्रगतिशील लेखक संघ, 1936 में उसका मीटिंग कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद। उसकी अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद ने एक लाइन कहा था, एक ऐसा लाइन जो साहित्य के लोगों को जागने की प्रेरणा देता है। बता सकते हो लाइन? सॉरी सर, नहीं मालूम। आप कहानी पढ़ती हैं? जी। इंटरेस्ट है कहानी पढ़ने में? जी। कविताएं पढ़ती हैं? जी। ज़्यादा किस में मजा आता है आपको?
कहानी पढ़ के, कविता पढ़ के, उपन्यास पढ़ के, नाटक पढ़ के? कविता और कहानी। कविता और कहानी। यात्रा वृत्तांत भी पढ़ी हैं आप? पढ़ी हूँ सर, पर अभी याद नहीं है। संस्मरण भी पढ़ी हैं? जी। यात्रा वृत्तांत और संस्मरण में क्या अंतर है? यात्रा वृत्तांत कहीं जब कोई व्यक्ति जाता है, पूरी यात्रा के दौरान अपनी उसका वर्णन करता है, तो उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। जी। और संस्मरण? अपनी यादों को। तो यात्रा के दौरान भी तो यादें होंगी, याद होगा वही चीज़ लिखा आदमी, तो फिर अंतर क्या हुआ? सॉरी सर। इसको देखना है, सबका छोटा छोटा अंतर है, देख लेना है इसको। और एक संस्मरण की रचनाओं को भी याद करना है। 2-4 राइटर के भी नाम याद रखिएगा। कोई हिंदी वाले बैठे तभी पूछेंगे, ध्यान रखिए। इतना अंदर जाके हिस्ट्री वाला, ज्योग्राफी वाला आपसे नहीं पूछेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा कबीर और प्रेमचंद में ही खत्म कर देगा कहानी। वो ज़्यादा से ज़्यादा शंकर प्रसाद निराला तक पहुँच सकता है। उस सरहप्पा और गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ तक नहीं जाएगा। फिर भी आपको याद करना, कहीं साहित्य वाला व्यक्ति बैठ गया, रुचि वाला व्यक्ति, तो आपसे पूछ लेगा। हाँ जी, ठीक है सर, प्रोसीड कीजिए सर थोड़ा। आप BHU से की है ना ग्रेजुएशन? जी। BHU क्या है, माने किस टाइप का यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। भारत में कितने प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं? सर 3 प्रकार की में भी। हाँ बोलिए। सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट। और भी कुछ है? इसके अलावा नहीं मालूम मुझे, सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपने हिंदी साहित्य को क्यों चुना? सर मैंने हिंदी साहित्य से बचपन में भी पढ़ा था। अच्छा। और इसके साथ मैंने ग्रेजुएशन भी किया। अच्छा। PG भी किया, तो और उसके बाद मैंने सिलेबस भी देखा BPSC का, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा? मुझे लगा कि मैं इसमें कर सकती हूँ। अच्छा। जी। तो स्कोरिंग पेपर तो है नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी लोग सेलेक्ट करते हैं। ऐसा तो माना जाता है। चलिए ठीक है, आपके अच्छे से। अच्छा ये बताइए, जो 2 टाइप के कवि होते हैं, एक आदर्शवादी होते हैं, एक यथार्थवादी, दोनों में क्या अंतर है? सर यथार्थवादी कवि जो है उस समय के समाज में जो भी विसंगतियाँ होती हैं उसका उसी रूप में वर्णन करते हैं जी। और आदर्शवादी थोड़े कवि जो है उसको लेकर के थोड़ा सा रास्ता को चेंज कर देते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। रास्ता चेंज कर देते हैं? अपना थोड़ा सा उसको आदर्श दिखाने, अच्छाई दिखाने का काम करते हैं। थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये जो खड़ी बोली और ये ब्रजभाषा का जो है, इसके बारे में कुछ बताइए। कब से क्या हुआ, किन के पीरियड में हुआ? सर ब्रजभाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित मध्यकाल में हुआ, भक्ति काल में। और खड़ी बोली की शुरुआत अमीर खुसरो जी के समय से हुआ था। अच्छा। और उसको साहित्यिक रूप में आधुनिक काल में भारतेंदु जी के समय प्रतिष्ठित हुआ वो। बिहार में खड़ी बोली का कुछ उस तरह का देखने में मिलता है कि नहीं? हिंदी किस टाइप का यहाँ बोला जाता है? मिक्स सर। मिक्स है जी, शुद्ध खड़ी हिंदी नहीं है। खड़ी हिंदी नहीं है जी। तो कहाँ बोली जाती है खड़ी हिंदी शुद्ध? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में? पूरे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? नहीं, उत्तर प्रदेश का उत्तर वाला जो एरिया है। नहीं सर, सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बैडमिंटन हॉबी है। चलो तुमको हल्का करते हैं, तब तक सर सोचेंगे। ये बताओ कि पहले रिलैक्स हो जाओ बढ़िया से, है ना, घबराओ नहीं। बिहार के बारे में थोड़ा बहुत तुमसे हम जानकारी लेंगे। पहले तुम अपने घर के बारे में बताओ, बेगूसराय का क्या खासियत है? सर बेगूसराय नहीं, कैमूर भभुआ। अच्छा, कैमूर भभुआ आपका? जी। अच्छा, चलिए बताइए कैमूर भभुआ का। सर वहाँ तो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो दुर्गावती नदी है, सॉरी सर, कर्मनाशा नदी, जो उत्तर प्रदेश। अच्छा, कर्मनाशा नदी का कर्मनाशा नाम क्यों पड़ा बेटा, बताओ तो। सर ऐसा लोग कहते हैं कि उसमें नहाने से कर्म का नाश हो जाता है। अच्छा, कुछ और भी मान्यता है क्या उसमें? सॉरी सर, उसका नहीं मालूम। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सर बिहार कैमूर जो है वन में सबसे ज़्यादा है पूरे बिहार में। और दूसरा वहाँ पे सबसे प्राचीन मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर है। अच्छा। और पर्यटन की दृष्टि से तेल्हार कुंड है। और वहाँ पे सर
कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जा रहा है। अच्छा, खनिज क्या क्या पाए जाते हैं वहाँ? खनिज सर पायराइट है जो कि विंध्य पहाड़ियों में पाया जाता है, अच्छा, कैमूर तक बिल्कुल। विस्तारित है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ बेटा कि तुम महिला हो, जी महिला उत्थान के लिए क्या कर सकती हो तुमको हम एसडीएम बना दिए, मान लो, प्रेफरेंस क्या है तुम्हारा? एसडीएम है, चलो हम लोग एसडीएम तुमको बना दिए, तो तुम महिला उत्थान के लिए क्या करोगे डिस्ट्रिक्ट में जाके? सर पहले तो मैं महिलाओं की समस्याओं को जानना चाहूँगी कि क्या समस्याएं हैं उनसे जा कर के बात करूँगी। उसके बाद जो कमियां होंगी दूसरा मैं उसके लिए कुछ योजनाएं बना करके उनको पूरा करना चाहूँगी सर। अच्छा, महिला उत्थान का डिफिनेशन बताओगे? महिला उत्थान का डिफिनेशन क्या होता है? सर महिलाओं की जो स्थिति है अभी, हाँ, उनको आगे ले जाना, उनको विकास करना ताकि वो अपना नेतृत्व कर सके, अच्छा, निर्णय ले सके। अच्छा, बिहार में इतनी गरीबी क्यों है? क्या कारण है कि बिहार के लोग एकदम गरीब हैं? लोग मजदूर करता है, जहाँ भी जाइएगा भुंजा बेचने वाला, ठेला पे चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला मिल जाएगा आपको, किसी स्टेट में आप जाइए। जी, तो ऐसा क्यों है यहाँ? सर यहाँ पे तो पहले तो बात है कि यहाँ पे उद्योग जितना विकसित होना चाहिए उतना नहीं है। अच्छा, तो किस प्रकार के उद्योग तुम यहाँ लगा सकते हो? सर जैसे विकास कर सकते कृषि आधारित जो उद्योग लग सकता है, लगाने की संभावना है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य में मखाना है तो उसको विकसित किया जाना चाहिए। और फिर गन्ना है सर, जो कि अभी काफ़ी इथेनॉल के लिए मांग हो रही है उसकी। इथेनॉल के लिए मांग हो रही है जी, पूर्णिया में, तो अच्छा, उसके उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। और बताओ, और भूल गई, जूट भी है हमारे यहाँ। जी, जूट तो भी जूट है भी बता दो। कटिहार में। ठीक है। एक तरफ उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ से डूबा हुआ रहता है, जी दक्षिण बिहार जो सुखाड़ रहता है, ठीक है। तो तुम बाढ़ के मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे? सर कि बाढ़ कम हो जाए, उसके लिए आप क्या करोगे? सर पहले तो जितनी भी नदी है, तालाब है, उनका जीर्णोद्धार कराया जाना चाहिए ताकि जो नदी का पानी है बाढ़ का तो उसमें आ सके। और जीर्णोद्धार का मतलब आप समझते हो क्या होता है? जी, क्या समझते हो? पहले जो नदी सूख गई है, तालाब सूख गए हैं, हाँ, उनको फिर से मरम्मत कराया जाए। अच्छा, जी तो उससे बाढ़ का नियंत्रण कैसे हो जाएगा? सर, जो बाढ़ का पानी है तो उसमें आ सकता है ताकि लेवल ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, और जैसे कि कोई नदी है, गाद वाद सब होता है, उसको सफाई कराना चाहिए। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी समझते हो? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी, है ना, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या है, इसका डिफिनेशन दो। इसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की जो उसको सॉरी सर, डिफिनेशन नहीं दे पा रही हूँ। अच्छा, तो जीएस में तुम्हारा कौन सा पार्ट बढ़िया था? भूगोल भी तुम ऐसे ही गोल हो गई हो, जो इकोनॉमिक्स में भी जीडीपी नहीं बता रही हो, तो क्या पूछे हम लोग? सर बता देते सर सर थोड़ा सा यार। पॉलिटी से भी पूछ लीजिए, 2-4 लाइन, बच्चा को फिर इम्प्रूव किया जाएगा हम लोग। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है महिला आरक्षण विधेयक। संसद में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया। जी, पहले से महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है, पहले से ही, किस अनुच्छेद में किया गया था? मतलब संसद की बात नहीं है, अन्य जगहों पर महिलाओं को आरक्षण ओबीसी को मिलता है अनुच्छेद 15(4), 16(4) में। वैसे ही बताइए मुझे कि महिलाओं को किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण देने की बात की गई थी? सर 15(3). 15(3) जी, या 15(5)? मुझे जहाँ तक याद है 15(3) है। मुझे तो 15(5) है, 15 और 16(5). सॉरी सर, मैं देख लूँगी जा करके। अच्छा, कोई बात नहीं। आपातकाल में कौन कौन सा फंडामेंटल राइट है जो समाप्त नहीं होते? हाँ, जी, अनुच्छेद 352 है। 352 तो आपातकाल के लिए अनुच्छेद है, जी, लेकिन कौन कौन सा आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का? पूरे फंडामेंटल राइट एबोलिश हो जाता है, खत्म। जी, उसमें 2 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं, अनुच्छेद हैं,
जो इमरजेंसी के समय भी रद्द नहीं होते। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में भाग 3 में है संविधान के जी अनुच्छेद 12 से लेकर 35, तो उनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो इमरजेंसी में भी रद्द नहीं होता? सर आर्टिकल 21 है और एक शायद 19 है सर मुझे। अनुच्छेद 20 और 21 जी सर थैंक यू। ये दोनों रद्द नहीं होते इमरजेंसी के दौरान। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। जी इनमें राज्य के केंद्र के क्यों नहीं लगा है, राज्य के क्यों लगा है? क्योंकि सर आर्टिकल 12 में इसकी राज्य की परिभाषा दी गई है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत उसमें सीधे लिख देते, या तो नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर लिखना तो केंद्र का भी लिखते हैं, राज्य का क्यों लिखे हैं? सर हो सकता है शायद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेंट्रल पॉलिसी नहीं, स्टेट पॉलिसी। सॉरी सर नहीं मालूम। और डीपीएसपी की चीज़ों को लागू नहीं किया गया, उसको रखा गया भविष्य के लिए। क्यों रखा गया? एक अलग से संविधान का एक छोटा एरिया कवर कर रहा था, हटा देते, बाद में जब लाना ही था तो बाद ही में उसको इम्प्लीमेंट करते। सर क्योंकि उस समय देश जो फिलहाल आज़ाद हुआ था तो उसके पास उतने पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे कि ताकि सभी को वो लागू कर सके। दबाव समूह क्या होता है? सॉरी सर क्या? प्रेशर ग्रुप क्या होता है? दबाव समूह। सॉरी सर नहीं मालूम। अच्छा, कोई संसद जानती हैं आप? जी किसका पाठ है? विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका? कार्यपालिका का। कार्यपालिका का पाठ है संसद। जी गुड, कंफर्म है? जी एकदम कंफर्म है, कार्यपालिका का पाठ है संसद। सॉरी सर विधायिका का है। विधायिका का? काहे विधायिका का है? कार्यपालिका का क्यों नहीं है? विधायिका का क्यों है? क्योंकि वहाँ से नीति निर्माण योजनाएं बनाई जाती हैं। अच्छा, योजना बनाई जाती है इसलिए। जी योजना तो किसी दूसरे ऑफिस में बन जाएगा। वो मेन है सर। नीति निर्माण हो सकता है, कानून बन सकता है, जी प्लानिंग तो कहीं बन सकता है, नहीं सर कैबिनेट मीटिंग में ही बनता है प्लान। हर प्लान को संसद में पास करना जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए रेखा इनका इंटरव्यू इनको कुछ फीडबैक पिछली बार की तुलना में हम एक बार और इनका इंटरव्यू लिए हैं। अच्छा जी, अच्छा। पिछली बार की